फ्रेंड एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्लास 12th का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ा था, जिसमें कि दो कहानी है। एक कहानी साहिब की है जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है, और दूसरी कहानी मुकेश की है। तो फ्रेंड उसमें से हम एक कहानी जो साहिब वाली कहानी है वो तो हम पढ़ चुके हैं, इससे पिछली वाली वीडियो में है। तो आज फ्रेंड हम देखेंगे उसी चैप्टर की सेकंड स्टोरी, जो कि फिरोज़ाबाद के रहने वाले एक मुकेश की है। फ्रेंड इसमें होता क्या है, फिरोज़ाबाद में जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ जो लोग चूड़ियाँ बनाते हैं वो किस दयनीय दशा में रहते हैं, उनकी स्थिति का राइटर ने बहुत ही मार्मिकता से चित्रण किया है। तो उन्हीं चूड़ी बनाने वाले परिवारों में से एक परिवार है मुकेश का परिवार। उसके भाई, पिता और दादा सब चूड़ी बनाने का काम करते थे, लेकिन जो मुकेश है अपने पिता और दादा के नक्शे कदम पर ना चल के वह उनसे हटकर कुछ करना चाहता है, और वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो फ्रेंड आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। मुकेश इंसिस्ट मीन्स जोर देता है, ऑन बीइंग बने रहने पर, हिज ऑन मास्टर अपना खुद का मालिक। तो मुकेश अपने खुद के मालिक बनने पर जोर देता है। और आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ही अनाउंस वह घोषणा करता है। तो डू यू नाउ एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। राइटर कहती है कि आई आस्क मैंने पूछा कि डू यू नाउ एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, लुकिंग देखते हुए, स्ट्रेट सीधे, इनटू माई आइज मेरी आंखों में देखते हुए। अब राइटर कहती है कि वह मेरी आंखों में देखते हुए आंसर देता है कि वह कार चलाना सीख लेगा। तो हिज ड्रीम looms like a mirror amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद, famous for its bangle। तो हिज ड्रीम उसका सपना, लूम्स प्रतीत होता है, लाइक ए मिरग एमडेस्ट। मिरग से मतलब यहाँ पर है मिरज मारिचका सा, यानी कोई ऐसा काम जो बिल्कुल असंभव हो। तो उसका जो सपना है, हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरग, उसका सपना है वो असंभव सा प्रतीत होता है। एमिडिस्ट यानी बीच में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट उन धूल भरी गलियों में, दैट फिल जो कि भरी हुई हैं, हिज टाउन फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में उसका सपना जो है वो एक मिरज मारिचिका सा प्रतीत होता है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, फिरोजाबाद जो कि फेमस फॉर इट्स बैंगल जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली यानी प्रत्येक दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद में, एंगेज्ड इन द मेकिंग बैंगल चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। तो इट इज सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस working around the furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो it is a center of India's glass blowing industry। तो ये सेंटर है, केंद्र है, इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब होता है यहाँ पर कांच धमन उद्योग, कांच को आकार देने वाला उद्योग का सेंटर है फिरोजाबाद। तो वेयर फैमिलीज जहाँ परिवार, हैव स्पेंट जनरेशंस पीढ़ियाँ बिता देते हैं, वर्किंग अराउंड द फर्नेस भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास और ग्लास वेल्डिंग करते हुए, मेकिंग द बैंगल्स चूड़ी बनाने में, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड यानी पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए, इट सीम्स ऐसा लगता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ फिरोजाबाद में वहाँ के जो परिवार हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते रहते हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमॉन्ग देम,
मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है, यानी मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। तो नो वन ऑफ देम नाउ दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम to work in the glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो नॉन ऑफ देम नाउ, उनमें से कोई नहीं जानता है, दैट कि इट इज़ इलीगल फॉर द चिल्ड्रन लाइक हिम, कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है, फॉर द चिल्ड्रन लाइक हिम, यानी मुकेश जैसे बच्चों के लिए ये काम जो है, यानी उस हाई टेम्परेचर वाली भट्टियों में काम करना गैर कानूनी है। टू वर्क यानी काम करना, इन द ग्लास फर्नेस यानी कांच की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर जिनमें बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, तो उन हाई टेम्परेचर वाली, उन बहुत उच्च तापमान वाली भट्टियों में काम करना छोटे बच्चों के लिए गैर कानूनी है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, इन डिंगी सेल्स तो उन अंधेरी और गंदी कोठरियों में, विदाउट एयर जहाँ ना तो हवा है और ना प्रकाश है, तो उन गंदी और अंधेरी झोपड़ियों में, दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्सेड, तो दैट द लॉ यदि कानून, इफ़ इन्फोर्सेड लागू कर दिया जाए, यदि ये कानून लागू कर दिया जाता है वहाँ पर, तो कुड गेट हिम तो उसे, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को, आउट ऑफ द हॉट फर्नेस उन गर्म भट्टियों से दूर किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, वेयर दे स्लोक्स दियर डे लाइट आवर्स, जहाँ वे घोर परिश्रम करके दिन का समय बिताते हैं, दिन भर काम करते हैं। ऑफन प्रायः लूसिंग दर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और प्रायः अपनी आँखों की रोशनी भी खो देते हैं। तो मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, तो मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं, एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, जब वह मुझे अपने घर ले जाने के लिए कहता है। वॉलंटियर यानी पेशकश करता है, ले जाने के लिए कहता है, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। तो भिस ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबुल्ड, वह बहुत गर्व से कहता है, इज बीइंग रीबुल्ड, कि उसका जो घर है वो दोबारा बनाया जा रहा है। तो बी बाक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम दैट रिमेन्स होबल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। अब राइटर कहती है कि बी बाक डाउन स्ट्रंकिंग लेंस, बी बाक डाउन हम गुजरे स्ट्रंकिंग लेंस यानी बदबूदार गलियों से, चोक्ड जो भरी हुई थी, विद गार्बेज कूड़े कचड़े से, तो हम उन बदबूदार गलियों से होकर गुजरे जो बिल्कुल कूड़े कचड़े से अटी हुई थी या भरी हुई थी। तो पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होबल्स विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, और उन घरों के पास से गुजरे जो गंदे हैं और जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं, बॉबी डोर्स जिनके दरवाजे डगमगा रहे हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे गिरने वाले हों। नो विंडोज़ और जिनमें ना तो कोई खिड़की है। क्राउडेड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, जिनमें मानवीय और पशु के परिवार को एक्सिस्टिंग यानी एक साथ रह रहे हैं, इन द प्राइमेबल स्टेट प्राचीन काल की तरह। तो ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स ए बॉबी आयरन डोर्स विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। अब राइटर कहती है कि ही स्टॉप्स यानी मुकेश वह रुक जाता है, एट द डोर ऑफ वन सच हाउस यानी इसी प्रकार के घर के, यानी इसी प्रकार के गंदे और टूटे हुए घर के आगे वह रुक जाता है, और बैंग्स ए बॉबी आयरन डोर्स, बैंग्स यानी ठोकर मारता है डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे को, विद हिज फुट अपने पैर से, तो एंड पुशेस इट ओपन
और उसे धक्का देकर खोल देता है। तो बी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक। तो बी एंटर हम प्रवेश करते हैं ए हाफ बिल्ट सैक एक अधबनी झोपड़ी में। तो राइटर कहती है कि इसी प्रकार की एक अधबनी झोपड़ी में हमने एंटर किया। तो इन वन पार्ट ऑफ इट जिसके एक भाग में थैस्ट विद ए डीड ग्रास, थैट यानी छप्पर पड़ा हुआ था सूखी हुई घास का, जिसके एक भाग में सूखी हुई घास का छप्पर पड़ा हुआ था। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेजल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव। इज ए फायरवुड स्टोव चूल्हे पर, ओवर विच जिस पर, सिट्स ए लार्ज वेजल एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है, ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स जिसमें पालक की पत्तियां उबल रही हैं। तो ऑन द ग्राउंड जमीन पर, इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। ए फ्रेल एक कमज़ोर यंग वुमन युवा औरत इज कुकिंग खाना बना रही है, द इवनिंग मील शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए। यानी कि एक पतली और कमज़ोर युवा औरत शाम का भोजन पूरे परिवार के लिए बना रही है। तो थ्रो द आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। थ्रो द आइज फिल्ड विद स्मोक, उसकी जो आंखें हैं वो धुआं से भरी हुई हैं। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, तो वह उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, लेकिन उसे आदर यानी सम्मान मिलने लगा है एज द बहू, बहू के रूप में। लेकिन वह घर की बहू है तो इसलिए उसे घर की बहू के रूप में सम्मान मिलने लगा है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी घर की बहू, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, पहले से ही उस पर 3 लोगों का चार्ज है, जिम्मेदारी है उस पर। हर हस्बैंड मुकेश एंड दियर फादर, उसके पति मुकेश और उनके पिता की। तो वेन द ओल्डर मैन एंटर, तो सी जेंटली विड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर बेल क्लोजर टू हर फेस। तो वेन माने जब, द ओल्डर मैन यानी कि मुकेश के पिताजी और उसके ससुर एंटर्स प्रवेश करते हैं घर में, तो सी जेंटली विड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वह बहुत ही आसानी से यानी धीरे से निकल जाती है बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, उस टूटी हुई दीवार के पीछे। एंड ब्रिंग हर बेल क्लोजर टू हर फेस, और ब्रिंग ले आती है, हर बेल अपना घूंघट, क्लोजर पास में, टू हर फेस अपने चेहरे के, और अपना घूंघट अपने चेहरे के पास में ले आती है। यहाँ पर फ्रेंड वो अपने ससुर से पर्दा कर रही है, लेखा उस चीज़ को बता रही है। तो एज कस्टम डिमांड, जैसा कि जो कस्टम है, जो हमारा रिवाज है, रीति रिवाज हैं, वो मांग करता है। यानी समाज में ऐसे रीति रिवाज हैं कि जो बहू हैं, घर की जो बहू होती है, वो अपने बड़ों से पर्दा करती है। डॉटर इन लॉ यानी बहू को मस्ट बेल घूंघट करना चाहिए, दियर फेसिस अपने चेहरे का, बिफोर द मेल एल्डर्स जो बड़े पुरुष हैं उनसे, उनके सामने उन्हें अपने चेहरे पर घूंघट करना चाहिए। तो इन दिस केस यानी इस मामले में, यानी कि मुकेश के मामले में, मुकेश के घर की बात करें तो द एल्डर जो यहाँ बुज़ुर्ग है यानी जो बड़े हैं, वो इज़ एन इम्पावरिस्ड बैंगल मेकर। इम्पावरिस्ड में होता है निर्धन या गरीब, बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाला। तो यहाँ अगर मुकेश की बात करें तो यहाँ उसके जो पिता हैं वो एक बहुत ही गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। डिस्पाइट बावजूद, लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर यानी वर्षों के कठिन परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट पहले एज ए टेलर एक टेलर के रूप में,
देन ए बैंगल मेकर, और फिर एक चूड़ी बनाने वालों के रूप में। लेकिन फिर भी वह असफल रहा टू रिनोवेट, मतलब अपना घर बनाने में, घर का नवीनीकरण कराने में, और अपने दोनों पुत्रों को स्कूल भेजने में वह असफल रहा। तो ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट इज नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल इज। तो ऑल ही हैड मैनेज्ड टू डू इज टीच देम, यानी वह उन्हें वही सिखा पाया, अपने पुत्रों को वह वही सिखा पाया, दैट ही नोज, जो वह जानता था। क्या जानता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाने की कला। तो वह जो जानता था केवल वही सिखा पाया, अपने दोनों पुत्रों को वह स्कूल नहीं भेज पाया। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर। ये उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी यानी उसका भाग्य है, ये उसका कर्म है यानी उसका भाग्य है। सेज कहती है मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी माँ कहती है कि ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। हु हैज बाच्ड हर ओन हस्बैंड टू गो ब्लेंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। तो हु हैज बाच्ड, जिसने देखा है, हर ओन हस्बैंड, अपने खुद के हस्बैंड को, अपने खुद के पति को, गो ब्लेंड अंधे होते हुए, विद द डस्ट, उस डस्ट से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो कांच की चूड़ियों पर पॉलिश की जाती है, उस पॉलिश से, उस पॉलिश की डस्ट से उसने अपने पति को अंधे होते हुए देखा है। तो कैन ए गॉड गिवन लीनेज ईवर बी ब्रोकन। तो कैन ए गॉड गिवन, क्या भगवान की दी हुई लीनेज यानी परंपरा, ईवर बी ब्रोकन, तोड़ी जा सकती है। यहाँ पर जो मुकेश की दादी है उसके कहने का मतलब है कि भगवान ने उसे ऐसी जाति में पैदा कर दिया है, ऐसी जगह पैदा कर दिया है जहाँ पर केवल चूड़ी बनाने का ही काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो और पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम होता चला आ रहा है। तभी मुकेश की दादी कहती है कि क्या कभी ये जो चूड़ी बनाने की जो परंपरा है, क्या वो तोड़ी जा सकती है, इसके अलावा कुछ और कोई काम किया जाए। लेकिन वो चाह कर भी उस काम को नहीं छोड़ पाते हैं, यही उनकी समस्या है। तो सी इम्प्लाइज बोर्न इन ए कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, यानी चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होकर, तो दे हैव बीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बैंगल, सिवाय चूड़ी के। उसकी दादी कहती है कि चूड़ी बनाने वाले की जातियों में पैदा होकर उसने सिवाय चूड़ी बनाने के और कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में चूड़ी ही चूड़ी दिखाई देती है। तो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे ही गुच्छे दिखाई पड़ते हैं। सनी गोल्ड, धूप जैसी सुनहरी, पैडी ग्रीन यानी धान जैसी बिल्कुल हरी, रॉयल ब्लू, गहरी चमकती हुई नीली, और पिंक गुलाबी, पर्पल बैगनी, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी इंद्रधनुष के 7 कलर से बनने वाले जितने भी कलर हैं, उन सभी कलर की चूड़ियां हैं वो। लाई इन द माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, इसका मतलब है कि अस्त व्यस्त रूप से, तितर बितर आंगनों में ये पड़ी रहती हैं चूड़ियाँ ढेर के रूप में। और पाइल्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ट पुश्ड बाई एन मंग एलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, यानी 4 पहियों वाले ठेलों पर लाद कर जो पुष्ट, जो धकेले जाते हैं, बाई यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के द्वारा, एलोंग द नैरो लेन्स, उन पतली और सांकरी गलियों में, ऑफ सेंटी टाउन, सेंटी टाउन से मतलब है यहाँ पर यानी झोपड़ी वाले कस्बे, यानी उस झोपड़ियों वाले कस्बे की तंग गलियों में, हाथ गाड़ियों में लाद कर जो जवान व्यक्ति हैं वो ले जाते हैं। एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लेंस लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग
eye lamp sit the boy and girls with their fathers and mothers, building piece of the colored glass into the circle of angle. And in dark hutments और अंधेरी झोपड़ियों में, यानी नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, यानी तेल वाले दियों के टिमटिमाते हुए प्रकाश में, सिट द बॉय एंड गर्ल्स, तो लड़के और लड़कियां बैठकर, विद हिज फादर, अपने पिता, एंड मदर्स और माता, तो अपने माता और पिता के साथ में बैठकर, बेल्डिंग द पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, यानी रंग बिरंगे कांच के जो पीस हैं उनमें बेल्डिंग करते हैं, इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के सर्किल को वो लोग बेल्डिंग करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, उनकी जो आंखें हैं वो अधिक एडजस्ट हैं, द डार्क, अंधेरे में, यानी उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे की अधिक अभ्यस्त हैं, देन टू डे लाइट आउटसाइड, बाहर के लाइट की अपेक्षा, बाहर के प्रकाश की अपेक्षा उनकी जो आंखें हैं वो उस टिमटिमाते हुए प्रकाश में रहने की अधिक अभ्यस्त है। तो दैट इज़ भाई, यही कारण है कि दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। तो यही कारण है कि दे ऑफन एंड अप लूजिंग, वो खो देते हैं देयर आई साइट, अपनी आई साइट को, आँखों की रोशनी को खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी युवा होने से पहले। यही कारण है कि वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं वो युवा होने से पहले ही अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं, क्योंकि वो उन अंधेरी, जिसमें ना तो हवा है ना प्रकाश है, उन झोपड़ियों में काम करने के अधिक अभ्यस्त हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन द ड्रेब पिंक ड्रेस, सिट्स एलोंगसाइड एन एल्डरली वुमैन और सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। तो सविता, ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की है 13-14 साल की, इन ए ड्रेब पिंक ड्रेस, जो कि ये भद्दी और गुलाबी पोशाक पहने हुए है, सिट, और बैठी है, एलोंग साइड एन एल्डरली वुमैन, जो कि एक बूढ़ी औरत के पास में बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कि कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, एज हर हैंड मूव मशीनिकली लाइक ए टंग्स ऑफ मशीन। तो उसके जो हाथ हैं वो बिल्कुल मशीन की तरह चलते हैं, जैसे कोई मशीन का चिमटा चल रहा हो, मशीन के चिमटे की भांति उसके हाथ जो हैं वो चलते हैं, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। अब राइटर कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि इफ़ सी नोज, कि क्या वह जानती है, द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प मेक्स, तो क्या वह जानती है, द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, सैंक्टिटी का मीन्स है पवित्रता, तो क्या वह चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, सी हेल्प मेक्स, जिन्हें बनाने में वह सहायता कर रही है। तो फ्रेंड, राइटर यहाँ पर कहती है कि जिन चूड़ियों को बनाने में वह सहायता कर रही है, क्या वह उनकी पवित्रता को जानती है, और जिनको बनाने में उसके हाथ बिल्कुल मशीन की तरह यंत्रवत चलते हैं। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, तो ये एक भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है। इट सिम्बलाइजेज, ये प्रतीक है, यानी इंडियन वुमन सुहाग, भारतीय औरत के सुहाग का। तो ये भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी में शुभ मानी जाती है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड बेल। अब राइटर कहती है कि इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, तो एक दिन सुबह उसे अचानक पता चलेगा इस चीज़ का, व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड, जब उसका सर ढक दिया जाएगा, विद ए रेड बेल, लाल घूंघट से। तो इस चीज़ का उसे, यानी चूड़ियों की पवित्रता का उसे तब पता चलेगा जब उसका एक दिन सुबह का जो सर है वो लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, और हर हैंड डाइड रेड विद हेना, हेना, हेना मीन्स मेहंदी, तो उसके जो हाथ हैं वो लाल मेहंदी से ही रंग दिए जाएंगे। एंड द रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर ब्रेस्ट, और जो लाल लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई में रोल्ड कर दी जाएंगी, यानी पहना दी जाएंगी, तब उसे चूड़ियों की पवित्रता का पता चलेगा। तो सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह उस दिन
एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, तो उस बूढ़ी औरत के समान बिसाइड हर, जो कि उसके बगल में बैठी है। तो हु बीकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो बीकेम बनी होगी वन मैनी ईयर्स एगो, जो बहुत साल पहले एक दुल्हन बनी होगी। तो सी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर ब्रेस्ट, सी स्टिल हैज़ बैंगल्स, वह चूड़ियाँ अब भी रखती है ऑन हिज ब्रेस्ट, अपनी कलाई में, यानी वो चूड़ियाँ उसकी कलाई में अब तक है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आँखों में प्रकाश नहीं है। वो चूड़ियाँ तो उसके हाथों में अब भी हैं, लेकिन उसकी आँखों में अब प्रकाश नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, वह कहती है। और जो बूढ़ी औरत है वो कहती है, यानी मुकेश की दादी, कि कभी एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी भरपेट खाना भी नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, आनंद विहीन आवाज़ में कहती है, यानी जब वो कहती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज़ में कोई भी आनंद नहीं रहा हो, मतलब दुख भरी आवाज़ में कहती है। तो सी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, और सी हैज़ नॉट इन्जॉयड, और उसने कभी आनंद नहीं लिया, इवन माने यहाँ तक कि वन फुल मील्स, भरपेट भोजन का, इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में, उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया है, भरपेट खाने का आनंद नहीं लिया है। तो दैट इज़ व्हाट सी हैज़ रेप्ड, यानी अपने पति को इशारा करते हुए कहती है, यही वह व्यक्ति है जो मुझे मिला है, मतलब मेरा पति है। तो हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उसका जो पति है एक बूढ़ा व्यक्ति है, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, लहराती दाढ़ी वाला। तो उसका पति एक लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति है, और सेज मीन्स कहता है कि आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, एक्सेप्ट बैंगल्स, सिवाय चूड़ी बनाने की। तो ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर ए फैमिली टू लिव इन, ऑल आई हैव डन, मैं केवल इतना ही कर पाया हूँ, इज मेक ए हाउस, केवल एक घर बना लिया है, फॉर ए फैमिली टू लिव इन, परिवार के रहने के लिए। तो बताता है कि वह केवल इतना ही कर पाया है कि उसने अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बना लिया है। तो हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैड अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन हर लाइफ टाइम, ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड। हियरिंग हिम, उसकी बातों को सुनकर, वन वंडर, कोई भी आश्चर्य करेगा कि इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, कि उसने वह प्राप्त कर लिया है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम, जो कि बहुत सारे अपने जीवन काल में प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी फैमिली हैं वहाँ जो अपने उन चूड़ियों को बनाते हुए अपने पूरे जीवन काल में एक घर नहीं बना पाते हैं। तो ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छत है। तो द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम्स। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाने के व्यवसाय के अलावा उनके पास पैसा नहीं है, ये जो आवाज़ है वो हर घर से आती है। नॉट इवन इनफ टू ईट, और यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, रिंग्स मीन्स बजती है, यानी गूंजती है, एवरी होम, यानी ये जो आवाज़ है वो प्रत्येक घर से आती है। प्रत्येक घर से ये आवाज़ आती है कि चूड़ी बनाने के सिवाय उनके पास और कुछ करने के लिए पैसा नहीं है, और यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त रूप से भोजन या पैसा नहीं है। तो द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, द यंग मैन, जो युवा लोग हैं, इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी अपने बुजुर्गों का रोना रोते हैं कि उनके दादा परदादा माता पिता वही करते चले आ रहे हैं, इसलिए उन्हें भी यही करना पड़ रहा है। इस चीज़ को वो बताते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, यहाँ पर लिटिल का नेगेटिव मीनिंग है। तो लिटिल हैज़ मूव्ड, जरा भी कुछ नहीं बदला है, विद टाइम, समय के साथ में, इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में। तो राइटर कहती है कि ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ में जरा भी कुछ नहीं बदला है, यानी कुछ भी नहीं बदला है। हर जगह विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है,
लेकिन फिरोजाबाद में ऐसा कुछ नहीं है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स वर्षों के माइंड नंबिंग टॉयल मीन्स होता है कार्य करना, तो माइंड नंबिंग मीन्स होता है यानी मस्तिष्क को शून्य कर देने वाले। शून्य कर देने से मतलब है कि एक ही काम के अलावा और दूसरे काम के प्रति सोचने और समझने की क्षमता को नष्ट करना। वर्षों तक एक ही काम करते रहने से उनका जो दिमाग है वो दूसरे कामों के प्रति शून्य हो गया है। और हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, मार दिया गया है द एबिलिटी, योग्यता को, टू ड्रीम एंड सपना देखने की। और तो वर्षों के इस कठोर परिश्रम को करके और एक ही काम करके इसने लोगों की सपने देखने की योग्यता को मार दिया है। तो भाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। भाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो, यानी कि संगठित क्यों नहीं कर लेते हो, इनटू ए कोऑपरेटिव, एक समिति में, सहकारी समिति में। यानी आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, यानी लेखिका ने एक युवा लोगों के ग्रुप से पूछा, युवा लोगों के एक समूह से पूछा कि आप अपने आप को एक सहकारी समिति में संगठित क्यों नहीं कर लेते हो। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, जो फॉलन पड़े हुए थे इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, मध्यस्थों के, मिडलमैन होता है मध्यस्थ, यानी दलालों के कुचक्र में, जो कि दलालों के कुचक्र में पड़े हुए थे, उनसे यानी उन लोगों के एक समूह से लेखिका ने कहा कि आप एक सहकारी समिति गठित क्यों नहीं कर लेते हो। हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर, और जिन्होंने यानी उन मिडलमैन, ये मिडलमैन जो हैं दलाल हैं, जिन्होंने ट्रैप्ड फंसाए रखा देयर फादर एंड फोर फादर, जिन्होंने उनके पिता को और उनके दादा परदादा को अपने जाल में फंसा रखा है, तो आप उनसे छुटकारा पाने के लिए एक सहकारी समिति गठित क्यों नहीं कर लेते हो, राइटर ने एक युवा लोगों के समूह से कहा। तो इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say। तो even means भी, if means यदि, we get organized, यानी यदि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं, संगठित भी कर लेते हैं, तो we are once, यानी हम लोग who will be held up by the police, तो हम पुलिस के द्वारा जो है फंसा दिए जाएंगे, और बीटन पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग्ड इनटू द जेल, और जेल में घसीटे जाएंगे, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल काम करने के आरोप में। तो वह समूह कहता है कि यदि हम अपनी समिति संगठित कर भी लें तो हमें फंसा दिया जाएगा और हम किसी गैर कानूनी काम के आरोप में जेल में घसीटे जाएंगे और पुलिस के द्वारा पीटे जाएंगे। दे से वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, ना तो उनमें कोई नेता है, और नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, तो ना तो उनमें कोई नेता ही है और ना तो उनमें कोई ऐसा है जो उनकी मदद कर सके, हु कुड हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सके, सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को अलग देखने में, यानी अलग प्रकार के सोचने में, अलग प्रकार से देखने में उनकी मदद कर सके, यानी उनका नज़रिया बदलने में उनकी मदद कर सके, उनमें कोई ऐसा भी नहीं है। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उन युवा लोगों के पिता भी उतने भी थके हुए हैं जितने कि वे स्वयं। तो दे टाक्ड एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम द पॉवर्टी टू अपाथे टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। अब राइटर कहती है कि दे टाक्ड, वे बोलते हैं, एंडलेसली, लगातार, वो लगातार बोलते हैं, इन स्पायरल, एक के बाद एक, यानी कुंडली नुमा, दैट मूव्स, जो जाती है, फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी, यानी गरीबी से उदासीनता की ओर, टू ग्रीड,
और उदासीनता से लालच की ओर, एंड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय की ओर। तो वो लगातार इस प्रकार से बोलते हैं, यानी उनकी जो बात है वो गरीबी से शुरू होकर और उदासीनता और लालच से होकर अन्याय तक पहुंच जाती है कि उनके साथ में अन्याय हो रहा है। अब राइटर कहती है कि लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, उनकी बातों को सुनकर, आई सी, मैं देखती हूँ, द टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग संसार है। यानी उनको ही बातों को सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, तो एक वो है उन परिवारों का है, वन ऑफ द फैमिली, एक उन परिवारों का है जो काट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, और बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और बर्डन्ड बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जो जाति के कलंक से दबा हुआ है, स्टिग्मा इन कलंक, और जाति के कलंक से दबा हुआ है, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वे पैदा हुए हैं। द अदर विशियस सर्किल ऑफ साहूकार, मिडिल मैन, द पोलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। द अदर्स, और दूसरा जो संसार है, ए विशियस सर्किल ऑफ साहूकार, साहूकारों का कुचक्र, मिडिलमैन दलालों का, पुलिसमैन पुलिस वालों का, कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का यानी वकीलों का, और ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह, और पॉलिटिशियन यानी राजनेताओं का। तो एक संसार इन लोगों का है और दूसरा संसार उन गरीब परिवारों का है जो गरीबी के कुचक्र में फंसे हुए हैं और जाति के दबाव में अपने कलंक के नीचे दबे हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। तो दोनों ने मिलकर, यानी दोनों संसारों ने मिलकर, एक संसार उन गरीब व्यक्तियों का, दूसरा संसार ये नौकरशाह और राजनेताओं का, तो इन दोनों ने मिलकर उस बच्चे पर ऐसा बोझ लाद दिया है दैट कि ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वह उतार ही नहीं सकता है, मुकेश या मुकेश जैसे बच्चों के ऊपर। बिफॉर ही इज़ अवेयर, तो उनके जागरूक होने से पहले ही, अवेयर होने से पहले ही एक्सेप्ट, बस स्वीकार कर लेता है, इट, इसे, यानी इस जाल को स्वीकार कर लेता है, एज नेचुरली, उतने ही स्वाभाविक रूप से, एज हिज फादर, जितने कि उसके पिता ने कर लिया था। तो अवेयर होने से पहले ही जो बच्चा होता है वो उस कुचक्र को उतने ही आसानी से, उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितना कि उसके फादर यानी कि पिता ने किया था। तो टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर। टू डू करना, एनीथिंग कुछ, एल्स मीन्स अलग। टू डू एनीथिंग एल्स यानी कुछ अलग करना, वुड मीन्स टू डेयर। वुड मीन्स इसका अर्थ होगा टू डेयर मीन्स हिम्मत दिखाना यानी चुनौती देना। अब उस चूड़ी बनाने के काम से कुछ हटकर करना, हटकर करने का मतलब होगा कि इन लोगों को चुनौती देना, साहूकारों को, पुलिस वालों को, इन सब लोगों को चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग यानी चुनौती देना इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप मतलब परवरिश का, तो ये उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं है। यानी वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं गरीबों के घरों में, तो ये उन लोगों को चुनौती देना उसके परवरिश का हिस्सा नहीं है। मतलब उन लोगों की परवरिश इस प्रकार से हो ही नहीं पाती कि भाई उन लोगों को चुनौती दे पाएँ। तो व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, तो आई एम चीयर्ड। अब राइटर कहती है कि व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, तो जब आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, जब मुझे इसकी झलक दिखाई देती है, इन मुकेश में, जब मुकेश में मुझे इस चीज़ की झलक दिखाई देती है चुनौती देने की यानी कुछ हटकर सोचने की, तो आई एम चीयर्ड, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीटेड, तो मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ही रिपीटेड, वह दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, तो वह एक गैरेज में जाएगा एंड लर्न और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक
ही इंसिस्ट। तो जब राइटर कहती है कि बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, कि जो गैरेज है वो उसके घर से काफ़ी दूर है। तो आई विल वॉक, तो मैं पैदल ही जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है। इंसिस्ट में तो जोर देकर कहना। तो राइटर कहती है वह जोर देकर कहता है कि मैं पैदल ही जाऊँगा। तो डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। अब राइटर उससे पूछती है कि डू यू आल्सो ड्रीम, क्या तुम सपना देखते हो आप फ्लाइंग ए प्लेन, प्लेन उड़ाने का। तो ही इज सडनली साइलेंट, तो वह अचानक से साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। नो, नहीं, ही सेज, वह कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर घूरते हुए, जमीन की ओर देखते हुए वह कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू द रिग्रेट। इन हिज स्मॉल मर्मर्स, यानी उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में, मर्मर्स मानता धीरे धीरे बोलना, तो उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, एक शर्मिंदगी है, दैट हैज़ नॉट येट टर्नेड, जो नहीं बदली है, इनटू रिग्रेट, पश्चाताप में, जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। तो ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, यानी वह कारों का सपना देखने से ही संतुष्ट है। दैट, जो, ही सीज, वह देखता है, हर्टलिंग डाउन, दौड़ते हुए, द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, अपने शहर की गलियों में, अपना देखने से ही संतुष्ट है जो उसके कस्बे की गलियों में दौड़ती हैं। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फ्यू, कुछ ही, यानी बहुत कम, एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़, फ्लाई ओवर, उड़ते हैं, फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के ऊपर से। तो फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम ही हवाई जहाज़ उड़ते हैं, जबकि जो गाड़ियां हैं, कार हैं, वो अक्सर उसके कस्बे की गलियों से गुजरती हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा चैप्टर 2, जिसकी हिंदी एक्सप्लेन पूरी हो चुकी है। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट भी करें। फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।